हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज। और आज हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मल। तो प्लीज बी केयरफुल, एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन यानी हीट ट्रांसफर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वीडियो में एंड में होगा। भाई पहले थर्मल एक्सपेंशन, देन कैलोरीमेट्री, पहले तो बेसिक, देन थर्मल एक्सपेंशन, देन कैलोरीमेट्री, देन हीट ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला नहीं छूटा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। तो कंप्लीटली केयरफुल होकर वीडियो को देखिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला सेगमेंट क्या है? बेसिक है, हीट और टेम्परेचर। अब यार हीट में हमको ये नहीं पढ़ना है कि अमाउंट ऑफ या फॉर्म ऑफ एनर्जी वगैरह, क्या रिवीजन है। तो जो एक्चुअल क्रूशियल डेटा है ना, हम सिर्फ उस पे आते हैं, ठीक है? तो आराम से वीडियो कंप्लीट होगा। यार कैलोरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लाइक जैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कोई काम की नहीं है आपके जेई और नीट के लिए। कैलोरी इंपॉर्टेंट है, जूल इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे बात करना है। कैलोरी क्या है यार? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कैलोरी, ठीक है। एंड 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। यहां पे एक टर्म आ जाता है बच्चा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जैसे लास्ट वीडियो जो फ्लूइड का था वहां पे मैंने इस्तेमाल भी किया था, मैंने बोला था यहां पे बात करेंगे। तो होता क्या है यार? वर्क डन पर यूनिट हीट, ठीक है। किसी सर्टेन हीट को जनरेट करने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन पर यूनिट हीट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वैल्यू क्या होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। इसका मतलब समझो क्या है? 4.18 जूल पर कैलोरी का मतलब है कि 1 कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए 4.18 या 4.2 अप्रॉक्सीमेट जूल का वर्क करना पड़ता है। दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कि अगर किसी का टेम्परेचर 1 कैलोरी बढ़ाना है तो कितने वर्क की नीड होगी? 4.18 जूल की नीड होगी। और यहीं से ये यूनिट आई है, ठीक है। तो इतनी सी बात है जो आपको पहले दिमाग में रखनी होगी। अनदर थिंग, टेम्परेचर स्केल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस टेम्परेचर स्केल को समझने के लिए मैंने पानी को ले लिया। पानी को आइस बनाओगे, फिर स्टीम बनाओगे, ठीक। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, 3 स्केल लिया बच्चा। एक स्केल लिया सेल्सियस, एक स्केल लिया केल्विन, ठीक है, और एक स्केल लिया मैंने फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक स्केल लिया मैंने फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब बच्चा यहां पे समझो क्या किया है यार। सेल्सियस पे आइस बनता है 0 डिग्री पे, स्टीम बनता है 100 पे, ये याद रखना। केल्विन में तुमको पता है 273, 373 याद रखना। फ़ारेनहाइट नहीं पता है तो याद रखना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टीम बनता है, ये याद रख लोगे। अब क्या है यार? ये समझो क्या है? सी माइनस आइस पॉइंट, सी सेल्सियस की बात कर रहे हो, माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। सेम काम यहां, के माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू एफ माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अगर तुमको यह बात याद है, तुमको कोई स्केल याद नहीं करना है, ठीक है। कोई स्केल याद नहीं करना है। अगर अब तुमसे ये क्वेश्चन कहता है कि भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होंगे, तो भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज कर लो, आंसर आएगा, ठीक। तुमसे अगर अननोन स्केल बनाता है ना, उसमें भी ये काम करता है। भाई मान लो कि तुमसे कह रहा है कि सपोज कोई एक स्केल है, जीएसी है ना, अपनी स्केल लेते हैं, जिसमें आइस बनती है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और स्टीम बनता है 150 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो सेल्सियस, जीएसी ले रहे हो, सेल्सियस क्यों लेंगे? जीएसी लेंगे, है ना। चलो बच्चा, अब जीएसी कोई स्केल है तो 10 डिग्री जी पे आइस और 150 डिग्री जी पे स्टीम बनता है। अब तुमसे कह रहा है 80 डिग्री जी में कितने सेल्सियस होंगे बताओ, ऐसे क्वेश्चन। अब यहां पे क्या करना है? स्केल बना लो, जी माइनस आइस पॉइंट अपॉन
स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, सेल्सियस स्केल आपको पता है, लिखा, ठीक है जी। यहां पे 80 डिग्री डाला, सी की वैल्यू निकल के चली जाएगी। तो चाहे कोई कन्वर्जन हो, चाहे तुम्हारा अननोन स्केल आ जाए, सब में ये काम करता है बच्चा। ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, तब आप थर्मल एक्सपेंशन पे आराम से स्विच कर पाओगे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। बहुत छोटा है, आसान है, इजीली होता है, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कलेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। स्पीड से जाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या है यार? अगर आप बॉडी को हीट करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मेटालिक बॉडीज है, जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, वो एक्सपैंड करती हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो कंप्रेस होती है ना, ठीक है। अब क्या है बच्चा? थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम। एक्सप्रेशन क्या है? तीनों का सेम है। एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, मतलब जो है ये फाइनल लेंथ है बच्चा। बहुत गौर से समझना इन दोनों फॉर्मूले, वरना गलती होती है। ये फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, सब कुछ लिख दिया है। ये बच्चा चेंज इन लेंथ है। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल है, ठीक है। और एल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया है। एस डैश इक्वल टू एस 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा एस इक्वल टू एस बीटा डेल्टा थीटा। यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया वहां वॉल्यूम में। वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा थीटा। एल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा होगा बच्चा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। गामा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बॉडी को देखना जब भी न्यूमेरिकल आएगा, 1D है या 2D है या 3D है। 1D है लेंथ, 2D है ये, 3D है वो। अल्फा बीटा पे मत जाना कि अल्फा गिवन है तो हमें यही लगाना है या बीटा गिवन है, भाई वो निकाला जा सकता है। एग्जाम में पहले भी आपके क्वेश्चन आया है, सर्कुलर प्लेट पे आया था और अल्फा गिवन था। सर्कुलर प्लेट का एरिया होता है, तो ये लगना था। अब बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, वो भी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है उसका रिलेशन, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है बच्चा, यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ओके। अब बात करें अगर अल्फा बीटा या गामा के बारे में, तो अगर आइसोट्रॉपिक सॉलिड है, आइसोट्रॉपिक है जिसकी हर डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टी है, मतलब एक्स पे जो चेंज आ रहा है वही चेंज वाई पे, वही चेंज जेड पे, अगर ऐसी बॉडी है तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 है। मतलब क्या है कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आप इस्तेमाल कर सकते हो और गामा इक्वल टू 3 अल्फा आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर एनिसोट्रॉपिक सॉलिड आ गया है, मतलब अलग, भाई एक्स एक्सिस पे अलग चेंज है, वाई एक्सिस पे अलग चेंज है, जेड एक्सिस पे अलग चेंज है, अगर ये बात कर रहा है तो बच्चा 2 अल्फा को वही तोड़ दिया, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, वही 3 अल्फा को तोड़ दिया, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तो बेसिकली होता यही है। अब यहां पे अगर आइसोट्रॉपिक होता है तो तीनों की वैल्यू सेम हो जाती, तो अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा लिख लेते हो, यहां पे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा लिख लेते हो, तो होता यही है बच्चा, ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चा इस चीज को इग्नोर करके इसी को प्रायोरिटी देता है, जो गलत है, ठीक। अनदर थिंग, गामा और थीटा का क्या रिलेशन है बच्चा? मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूमेट्रिक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप हीट करोगे गामा बढ़ रहा होगा। एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गामा बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा थोड़ा ना एक्सपैंड ही करता चला जाएगा, कढ़ैया का कढ़ाया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। माइनर ही चेंज होगा और मैक्सिमम अब एक लिमिट तक होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। मतलब फिर उसके बाद कितना भी हीट कर दो, अब गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी होगी। तो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनदर, आइडियल गैस अगर आपको गिवन है और बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने एज इट इज डेटा उठा के आपको दे दिया सॉल्व करके, कि आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो गामा इज 1/थीटा, थीटा इज ऑब्वियसली टेम्परेचर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों। नाउ
एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बहुत बार फ्लूइड में भी कई बार मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। तो यार कहानी यहां पे यही है ये, ठीक, कि यार 4 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर जिसपे वॉल्यूम क्या होता है वाटर का, मिनिमम होता है। तो लाजमी सी बात है डेंसिटी क्या हो जाएगी इस 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये बना रहे हो आप डेंसिटी और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए बना रहे हो तो ये हो जाएगा। यही वजह है यार, क्या कुदरत का ही खेल कह लो या जो भी कह लो आप, यही वजह है कि जो मतलब एक्वाटिक एनिमल सरवाइव कर पाते हैं कि भाई फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो बर्फ जम गई, अब उसके नीचे जाओगे तो डेंसिटी घटी हुई होगी, है ना, तो बर्फ ऊपर आ गई, पानी ठंडा अभी भी नीचे है, तो वो सरवाइव कर पाते हैं। तो गेम है कुदरत का, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बस समझ सकते हैं। नाउ यहां पे एक छोटी सी चीज देखिएगा, गामा रियल इक्वल टू गामा एपेरेंट प्लस गामा ऑफ वेसल क्या है। जैसे मान लो एक स्टील का ग्लास है, समझो बात को, एक स्टील का ग्लास है, उसमें आपने पानी भरा, अब उस मतलब जो पानी भरा हुआ है ना, अब उसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, पानी भी एक्सपैंड करेगा और ग्लास भी एक्सपैंड करेगा। अब तुम कहोगे सर हम हीट कर रहे थे, आपने कहा था एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वाटर लेवल तो घट गया, तो क्या पानी कंप्रेस हो गया, तो क्या हुआ, पानी कंप्रेस हुआ, नहीं, पानी भी एक्सपैंड किया होगा, ग्लास भी एक्सपैंड किया। अगर ग्लास ज्यादा एक्सपैंड कर गया, पानी कम एक्सपैंड किया, तो पानी का लेवल डाउन आ गया। जिसको आप देखने में तो कहानी अलग लग रही है, रियलिटी अलग है। रियलिटी में ग्लास भी एक्सपैंड हुआ है, पानी भी एक्सपैंड हुआ है ना, वो गामा रियल है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है वो गामा एपेरेंट है। तो गामा एपेरेंट इक्वल टू क्या, गामा रियल माइनस गामा वेसल। अगर पानी भी जितना एक्सपैंड हुआ है, समझो बात को, अगर पानी जितना एक्सपैंड हुआ है उतना ही तुम्हारा ग्लास भी एक्सपैंड हुआ होगा, तो यार कोई चेंज दिखेगा क्या, नहीं ना। मतलब जितना पानी हुआ है रियल में, जितना ग्लास हुआ है, अगर दोनों का चेंज बराबर है तो लेवल में कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर ग्लास में ज्यादा हो गया चेंज, अब पानी में कम हुआ तो लेवल डाउन, अब पानी में ज्यादा हो गया, ग्लास में कम हुआ, तो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम में अपेरेंटली चेंज हुआ, क्या हुआ, वी गामा एपेरेंट। ये क्या है, ये पूरा गामा एपेरेंट है, ठीक है। अब यही गामा वेसल को मैंने सीधे सीधे 3 अल्फा ले लिया है, ठीक है, गामा वेसल को मैंने सीधे सीधे क्या ले लिया है, 3 अल्फा। तो आप चाहो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के तौर पे याद रख सकते हो, हर एक छोटी छोटी चीज मैंने दिया है कि कहीं भी कुछ भी छूटे ना, पिए ना बोलो कि सर इस वीडियो में ये रह गया था जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। तो मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है, ठीक। चलिए, अगर डेंसिटी के टर्म में बात करता है तो डेंसिटी के टर्म में बात करता क्या, बात करा भी है, पहले भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, एवरीथिंग इज सेम। फाइनल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर। पूछा कई बार ये है आपसे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी विच इज गामा डेल्टा थीटा, याद रखना एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी में से विच इज गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस की। तो पहला एप्लीकेशन हमने उठाया है बाई मेटालिक स्ट्रिप। क्या है, दो अलग अलग मेटल की बनी हुई स्ट्रिप जो एक दूसरे से वेल्डेड है। अब दो अलग अलग मटेरियल की है, तो इसका यार अल्फा 1 हो गया, इसका अल्फा 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 ज्यादा है, तो अब जब इनको हीट करोगे, एक्सपैंड होना चाहेगी, ये इससे आगे तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि वेल्डेड है प्रॉपर। क्या होगा भाई, इसमें मुड़ाव आएगा, है ना, ये ऐसे कर्व बनेगी क्योंकि इसमें चेंज ज्यादा होगा। ऊपर वाले में अल्फा 2 ज्यादा है और अल्फा 1 कम है, ऊपर वाले में चेंज ज्यादा होगा और नीचे वाले में चेंज क्या होगा बच्चा, कम होगा। तो जो कर्व बना है उसकी रेडियस कितनी हो गई, r, और इसकी चौड़ाई x मान लिया। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि जो कर्व बना उसकी रेडियस क्या होगी। डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैंने, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू r प्लस एक्स बाई आर। फॉर अ सेफ साइड याद कर सकते हो, ज्यादा एज सच कोई क्वेश्चन आते नहीं है बाई मेटालिक से, बट आया तो मुझे लगता है कि ये आ सकता है, ठीक है, अगर आया तो ये आ सकता है, ठीक बच्चा। डिफेक्ट इन मेटालिक स्केल। अब यार कोई स्केल है, तुम ऐसे समझो, ये छोड़ो जो लिखा है, मेरी बात को समझो। एक 1 मीटर की स्केल है, आपने उसे कोई कपड़ा नापा, कट कर लिया,
ठीक, अब समझो आपके पास 1 मीटर का कपड़ा है। अब आपने क्या किया, उस स्केल को हीट किया। क्या किया? हीट किया। अब यार स्केल बड़ी हो गई होगी, स्केल में कुछ भाई हीट करने पे एक्सपैंड होती है ना, बड़ी हो गई होगी। तो अब जो 1 मीटर का कपड़ा कट किए हो, अब उस स्केल में कुछ 99 सेंटीमीटर पे दिख रहा होगा, कुछ 98 सेंटीमीटर पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसा काम हुआ होगा ना, क्योंकि स्केल बड़ी हो गई बच्चा। कपड़ा तो अभी भी 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का, लेकिन अब वो फिट नहीं आएगा। अब वो स्केल में कितनी रीडिंग दिखा रहा होगा? 99 की। कपड़ा भाई कपड़ा कैसे छोटा होगा, स्केल बड़ी हो गई होगी ना। तो 99 98 पे कुछ दिख रहा होगा। वही चीज मैंने यहां लिखा है कि यार हीटिंग स्केल करोगे, एक्सपैंड करेगी, मींस इट मेजर शॉर्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का कपड़ा कट किए हुए थे, अब वो हमें 99 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखा रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी? 100। 99 क्यों दिखाया? 1 सेंटीमीटर स्केल बढ़ गई होगी। तो जो ट्रू रीडिंग है वो तो 100 है, ठीक, इक्वल टू फॉल्टी रीडिंग विच इज 99 प्लस 1 सेंटीमीटर जो स्केल बढ़ी होगी। ये कब है? हीटिंग में। लेकिन कूलिंग करोगे तो स्केल छोटी हो गई होगी, तो यहां प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। हाउएवर कूलिंग पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थर्मल एक्सपेंशंस पे आते हैं, तो इसी पे आएगा। तो ये कहानी समझ में आ गई? नहीं आई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा भैया, ठीक है, या मैसेज करके बता दीजिएगा जैसे आप लोग करते हो, है ना। आई डोंट नो कमेंट क्यों नहीं करते, मैसेज करके बताएंगे कि सर हो गया है, ठीक है। चलो जो भी कर लो, तुम्हारी इच्छा है। पेंडुलम बेस्ड क्लॉक, अब यार कोई पेंडुलम है, ठीक है, एल लेंथ का है, मेटालिक पेंडुलम है, टी इक्वल टू 2π√L/g होता है, तो पढ़े लिखे हो तुम, समझते हो। अब यार हीट करोगे तो भाई लेंथ बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। हीट करोगे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। यहां देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, तेज नहीं होगी। टाइम पीरियड होता क्या है? एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। मतलब आप बेसिकली बात करो तो एक नॉर्मल क्लॉक का टाइम पीरियड 1 सेकेंड। अब जब टाइम पीरियड बढ़ गया तो 1 सेकेंड से ज्यादा में एक चक्कर पूरा कर रहा होगा, तो क्या हो गई? क्लॉक स्लो हो गई। वो धीरे 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 टाइम उसका पीछे होता चला जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? सोच के देखो थोड़ा सा, कि जब 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब क्या है? अब उसको एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो क्लॉक क्या हुई? स्लो हो गई। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्लॉक स्लो हुई फास्ट हुई, वो तो तुम्हें जानना ही है। अब यार मान लो कि भाई कितना चेंज आया, कुछ एल डैश, तो एल डैश इक्वल टू क्या? L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो टी डैश इक्वल टू 2π√L'/g, L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई क्या? जी। तो अब यहां पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली, एक ये वाली, ये दोनों आपको याद रखना है कि यार फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितना होता है? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा पूछा गया क्वेश्चन है। अल्फा क्या है? वही कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा थीटा क्या है? वही चेंज इन टेम्परेचर बच्चा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये फ्रैक्शनल चेंज इन वन टाइम पीरियड है। अब जेई का पीवाईक्यू उठा के देखना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा क्या 2 घंटे में कितना लॉस या गेन हुआ होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, जो आपने फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड निकाला है और जो टाइम आपको गिवन है, फाइंड द लॉस या गेन इन टाइम टी, उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। तो उस 2 घंटे 3 घंटे में जो आपको लॉस या गेन हुआ होगा, वो वैल्यू आपको सीधे एज इट इज स्ट्रेटली मिल जाएगी, ठीक। इतनी बात ओके, बात पल्ले पड़ी, समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आपको मैंने शायद फ्लूइड में दिया, इलास्टिसिटी में दिया था। थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आप ऑलरेडी इलास्टिसिटी वाले शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए होंगे, एक बार पलट के चेक कर लेना। नहीं लिखे हो, रह गया है तो भाई क्यों रह गया है, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी लिख लेना, बट केयरफुली बनाइए नोट्स, ठीक है। अब बच्चे ये क्या लिखा है? डेल्टा थीटा इक्वल टू पी अपॉन गामा बी। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन माना है कि यार मान लो कोई बबल था, कोई ड्रॉप थी, ठीक, कुछ प्रेशर पी लगाए,
बल्क मॉड्यूलस गिवन था, सुनना बात को ध्यान से, प्रेशर P लगाए, बल्क मॉड्यूलस गिवन था, वॉल्यूम कम हो गया, हो जाता है, इलास्टिसिटी में पड़े हुए हो। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कितना हीट कर दें कि वो अपने पुराने वॉल्यूम को रीगेन कर ले, कितना हीट कर दे कि पुराने वॉल्यूम को क्या कर ले, रीगेन कर ले। तो कितना हीट कर दे, P अपॉन गामा भी हीट कर दे, P प्रेशर, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, B क्या बच्चा, बल्क मॉड्यूलस है। कई बार अगर यहां पे ये यूज करता है कि किस टेम्परेचर तक हीट कर दें, तो बच्चा डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 यूज कर लेना एकदम शार्पली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपका थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं कैलोरीमेट्री पे। चलिए बच्चों, अब हमारा कैलोरीमेट्री का सेगमेंट शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू हो रहा है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, जो लास्ट में आता है। तो कैलोरीमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट है। फालतू की बातें हैं, कौन पढ़ता है रिवीजन में ये सब यार। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। स्पेसिफिक हीट, तीन चीजें, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी। बात को बहुत गौर से सुनना। amount of heat required to raise temperature by 1 degree Celsius of unit mass। अगर यूनिट मास बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट यूनिट मोल बोल रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट पूरी बॉडी बोल रहा है, तो थर्मल कैपेसिटी। इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यहां तक सेम है। यूनिट मास स्पेसिफिक हीट, यूनिट मोल मोलर स्पेसिफिक हीट, पूरी बॉडी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। तो दिमाग में ये डेटा फीड हुआ, ठीक, वही चीज लिखा है। तो अब डी क्यू इक्वल टू क्या बच्चा, एम एस डी थीटा, ये टोटल हीट हो गई आपकी, एम क्या हो गया, मास हो गया, एस क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट, डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर। बच्चा यहां पे कैलोरीमेट्री में यूनिट का गेम होता है, बड़ा गंदा गेम होता है। तो अगर यूनिट में लापरवाही हुई, ग्राम का केजी, कैलोरी का जूल वगैरह कुछ भी लापरवाही हुई, तो आई एम सॉरी टू से सब खराब हो जाएगा। तो यहां जब शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो ना, तो यहां पे कहीं लिख लेना कि यूनिट का गेम होगा, यूनिट ध्यान रखनी है, ठीक है, बड़े पंगे होंगे यूनिट में। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा यहां देखो, ये वैल्यूज तो आप पूरी याद रखनी है, मैं इसमें मतलब कोई भी आपको लापरवाही नहीं सजेस्ट करूंगा, आप पूरी वैल्यू प्लीज याद रखिए, ठीक है, वरना सारी मेहनत खराब हो सकती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस अब 2.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम है। आपको डेटा बहुत केयरफुली उठाना है कि जूल में उठा रहे हो या कैलोरी में उठा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा यूज करने हैं। मास आप केजी में ले रहे हो कि ग्राम में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सारे डेटा यूज करने हैं, ठीक है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल, उधर 1 कैलोरी, इधर 1.97 जूल, उधर 0.47 कैलोरी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मोल, अभी बात किए थे ना, तो वही है डी क्यू एन नंबर ऑफ मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल हो गया, सी मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में कोई रिलेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहे, तो C इक्वल टू एस एम, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। हाँ, ये हो गया। अब आते हैं थर्मल कैपेसिटी। भैया यहां पे फिर से बोल रहा हूं, यूनिट का ध्यान रखना है ना, ठीक, यूनिट का ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, मोलर स्पेसिफिक हीट दो टाइप की है यार, ये तो थर्मो में डिस्कशन लेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर को सीपी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप सीवी बोल रहे होते हो, ठीक है। हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट कैपेसिटी, या थर्मल कैपेसिटी क्या है, पूरी बॉडी का द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ होल बॉडी। यार अब मान लो 100 ग्राम की बॉडी है, 1 ग्राम के लिए जो हीट नीडेड है वो स्पेसिफिक हीट है यूनिट मास के लिए, तो यार 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो तुमको हमको टोटल हीट नहीं मिल जाएगी। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट।
वाटर इक्विवेलेंट एट सच पूछता नहीं है, बट सिलेबस में है तो बताना जरूरी है। मास ऑफ वाटर दैट विल बी एब्जॉर्ब और लॉस सम अमाउंट ऑफ हीट एज बॉडी। यार सीधी सी बात इतना लिखा है कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 10 जूल हीट चाहिए। बात को सुनना, बॉडी है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 जूल हीट चाहिए, तो सेम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, सेम 10 जूल हीट के लिए कितना पानी चाहिए होगा। यहां पे आओ, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू एब्जॉर्ब और लॉस सेम अमाउंट ऑफ हीट, वही 10 जूल गेन करने के लिए, ठीक है, फॉर सेम राइज और फॉल, वही 1 डिग्री के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है। लेटेंट हीट, आपको पता है कि किसी भी चीज के फेस को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, इसको हिडन हीट भी कहते हैं। इसका बचपन में पढ़ते हो ना वो, कि स्टीम से नहाना गर्म पानी से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट बड़ी ज्यादा है भाई, 536 कैलोरी होती है यार 1 ग्राम की। ठीक है, आइस की तो बेचारी 80 है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला Q इक्वल टू ml आप जानते हो। 2 टाइप की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब क्या, आइस से वाटर बनाना है, डेटा ये याद रखोगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर से वेपर बनाना है बच्चा, डेटा याद रखोगे 536 कैलोरी पर ग्राम, या आप राउंड ऑफ में 540 याद करना चाहो तो आप कर सकते हो कैलोरी पर ग्राम। अब यहां समझो बच्चा, यहां गलतियां कहां होती है। ठीक है, देखो जो न्यूमेरिकल आएगा ना, वो क्या आएगा कि लाइक इसमें इतना कुछ मिला दिया है, गर्म पानी ठंडा पानी, तो फाइनल टेम्परेचर वगैरह क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां पे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री वाइडली यूज होता है, भयानक तरीके से होता है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अब यार हो सकता है वहां पे फेस चेंज हो रहा हो, देखो ट्रिक क्या है कि सर कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यार अगर बोल रहा है फेस चेंज हो रहा है, इससे वाटर या वाटर से वेपर वगैरह कुछ बन रहा है, या वेपर से वाटर बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो ml लगेगा। और अगर फेस चेंज नहीं हुआ, जैसे बोल दिया कि पानी, जग में पानी डाल दिया, तो अब जग का फेस चेंज नहीं होगा। तो अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है ना, तो स्पेसिफिक हीट का ही फॉर्मूला लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे में ऐसे बनते हैं बच्चा, जिसमें लाइक फेज भी चेंज करवा लेगा और नहीं भी करवाएगा, कि लाइक बोल रहा है 10 डिग्री से पानी से मान लो 120 डिग्री वेपर बना, तो पहले तो 10 डिग्री पानी से 100 डिग्री पानी बनेगा, इसमें फेज चेंज नहीं हुआ, यहां लगेगा MSD थीटा। फिर 100 डिग्री वेपर से 120 डिग्री वेपर में ml भी तो लगेगा, सॉरी 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर में ml, फिर उधर MSD थीटा। तो अब बच्चा ml में आपको जो भी L की वैल्यू याद कराई गई है वो कैलोरी में है, किसमें है, कैलोरी में है। तो जब ये यूज कैलोरी में आप कर रहे होगे ना, तो यहां पे कैलोरी में जब यूज कर रहे होगे, तो यहां पे S की भी सारी वैल्यू कैलोरी में उठाना बच्चा, फिर आप यहां पे जूल में नहीं उठा पाओगे, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आप गलती ये मत करना कि यहां पे जूल उठा लिए, वहां पे कैलोरी उठा लिए, तो आप कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, जो पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां पे एक पॉइंट, ये कई बार यूज भी कर लेता है, आपसे हीट नहीं देता, आपको देगा पावर इतनी है। ठीक है, कि जैसे एक लेमन स्क्वैश बनाए हुए हो, फ्रिज में रख दिए हो, 25 वॉट की फ्रिज है, कितनी देर में वो ठंडा हो जाएगा। तो पावर जब भी देगा ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, समझ जाना तुमको ये लगाना ही लगाना है, मतलब 100% लगाना है, 100% तुमको ये लगाना ही लगाना है। Q इक्वल टू PT, पावर इंटू टाइम करके वो हीट निकलवाना चाहता है तुमसे। ठीक है, तो तुरंत जैसे ही पावर देखना, तुरंत दिमाग में अपने फीड कर लेना कि भाई ये कांड करना है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज और, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट 8 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट डेटा न्यूमेरिकली ही है। 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस 8 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट कर सकती है 0 डिग्री पे। अब एक बार जैसे जेईई में क्वेश्चन पूछा था कि यार 5 ग्राम आइस, ठीक है, कितनी देर में मेल्ट कर देगी, कि मिला दिए हो तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 5 ग्राम वेपर। समझो बात को,
5 ग्राम आइस भाई 8 ग्राम तो 1 ग्राम के बराबर होती है। 8 ग्राम आइस 1 ग्राम वेपर के बराबर है। तो 5 ग्राम आइस 5 ग्राम वेपर को कहां से कंपेंसेट कर सकती, कर पाएगी क्या? तो वहां पे जब पॉसिबल ही नहीं था आंसर, ये ट्रैप क्वेश्चन था। तो ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना अपने को, है ना, इसीलिए ये सब डिस्कस कर ले रहा हूं। हीटिंग कर्व पे ध्यान दो, ये भी ट्रैप है भाई साहब। अगर लेटेंट हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो जो उसका टेम्परेचर है टाइम पे डिपेंड नहीं करता भाई। लेटेंट हीट में तो केवल फेज चेंज हो रहा है ना। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर है, 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर है, टेम्परेचर नहीं चेंज होता। लेकिन स्पेसिफिक हीट में जैसे जैसे टाइम बीतेगा टेम्परेचर भी चेंज होगा। बट जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर टाइम के स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि यार यहां पे तुमको ये 3 दे दिए थे, थीटा ये, ठीक, 3 गैसेस हैं ए बी सी, बताओ किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? बच्चा ए टिक मार देगा, जबकि आंसर सी होगा। स्लोप इसका कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। और इस पे आओ, सारे प्रोसेस इंक्लूड कर दिए हैं। प्रोसेस क्या होता है देखो, ऐसे समझो, तुम्हारे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, -T डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री आइस बना होगा। क्या बना होगा? -T डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री आइस बना है। अब ये 0 डिग्री आइस क्या बनाएगा? समझो, अब 0 डिग्री आइस क्या बनाएगा? 0 डिग्री वाटर बनाएगा। 0 डिग्री आइस क्या बनाएगा? 0 डिग्री वाटर। तो यहां से शुरू हुआ है, ये -T डिग्री सेल्सियस से पहले बना 0 डिग्री, यहां पे समझो 0 डिग्री आइस, ठीक, टेम्परेचर भी बढ़ा, हीट भी बढ़ी, बढ़ गया टेम्परेचर। अब ये 0 डिग्री आइस है, अब ये 0 डिग्री आइस से बनेगा 0 डिग्री वाटर, मेल्टिंग हुई, और वो टेम्परेचर क्या कहलाए? मेल्टिंग पॉइंट। हीट कितनी लगी? Q = mLm, मतलब मेल्टिंग लगी। अब ये बन गया 0 डिग्री वाटर। अब ये 0 डिग्री वाटर से क्या बनेगा? ये बनेगा 100 डिग्री वाटर। 100 डिग्री वाटर, फिर से हीट हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा, हीट भी बढ़ी, यहां पहुंचा। अब 100 डिग्री वाटर से क्या बनेगा? 100 डिग्री वेपर। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फेज बदलेगा। यानी 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर हो गया। अब बॉइलिंग हुई, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। हीट कितनी लगी? Q = ml। फेज चेंज हुआ है, फेज चेंज हुआ है, LV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वेपर से फिर तुम कुछ भी बना लो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में कोई भी वेपर, अब उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो ये इस कर्व का कोई मतलब नहीं था यहां पे, इतने का ये। ठीक, तो अगर तुमसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई -10 डिग्री से 100 डिग्री वेपर बनाने में कितना हीट वीट लगी होगी, तो पहले किसकी निकालोगे? -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर, फिर 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर। सबकी हीट को जब ऐड करोगे तो वो टोटल हीट मिलेगी। जहां फेज नहीं चेंज हुआ है वहां पे MSD थीटा लगा लेना, जहां फेज चेंज करने को बोल रहा है वहां ML लगा लेना। तो ये क्वेश्चन आते हैं, और वो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिया है, समझाने की कोशिश किया है। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया होऊंगा, है ना। फेजर डायग्राम ऑफ वाटर याद रखना है, कुछ बेस है नहीं कुछ खास, एज इट इज रट्टा मारना है क्या? वाटर का फेजर डायग्राम है, कैसे कैसे वाटर का फेज बदलता है। यहां पे 2-3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट भी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें वाटर अपने तीनों फेज में कोएग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड वेपर, वो पॉइंट ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। सी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, बीडी कर्व को देखो जरा। बीडी कर्व का स्लोप नेगेटिव है, दिखाई दे रहा है? स्लोप क्या है?
नेगेटिव है। अब प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व था, टेम्परेचर है ये, ठीक है। अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहां पे कहानी उसी वाटर की हो रही है, लेकिन दो अलग अलग बातें कर रहा है। जब बीडी की बात कर रहा होगा, बी से डी, ये आइस और वाटर वाला जो फेज है, बी से डी आइस और एक तरफ वाटर है ना, जब यहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, स्लोप नेगेटिव है। लेकिन जब बी से सी बोलोगे ना बच्चा, वाटर और वेपर के फेज में प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट कोई रिलेशन बताया नहीं जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के इनवर्सली है, दोनों है। यहां पे इनवर्सली, यहां पे डायरेक्टली है, ठीक है। तो इतना था कैलोरीमेट्री का सेगमेंट, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं हीट ट्रांसफर पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो पेन पेपर रेडी है आपके पास, है ना। चलिए, हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट का एक जगह से दूसरी जगह। अब एक जगह का मतलब क्या है यार? वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट हो सकता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये बेसिक है, आपको पता है। तो पहले पे आ रहे हैं कंडक्शन पे। किस में होता है बच्चा? सॉलिड में होता है। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। अभी मैं हट जाऊंगा, आप आराम से नोट डाउन कर लेना। पहले मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बना लो ताकि रट्टा कम मारना पड़े आपको, है ना। किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है। आप ऐसे समझो कि यार, अगर अपने पास ये कोई बॉडी है ना, अब इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने जब इसको हीट किया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? हीट होगा, एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेट होगा, कोलाइड होगा। कोलाइड किसके साथ होगा? इसके साथ। तो पहले तो ये हीट अप होगा और कोलिजन में अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? कुछ इसको करेगा, पड़ोसी वाले को, और कुछ सराउंडिंग में निकल जाएगी। सराउंडिंग में कैसे निकलेगी? कभी आपको एक्सपीरियंस करो, घर में जब रोटी सेकने के लिए वो तवा गैस पर रखा जाता है ना, तो ध्यान दो, जब मम्मी लोग होती है वो कैसे चेक करती है कि तवा गर्म हो गया? छू के देखती है क्या? नहीं, तवे के थोड़ा ऊपर हाथ रखती है तो उनको गर्माहट का एहसास होता है। मतलब ये तवा है, मेटल है, इसके ऊपर की एयर गर्म हुई होगी ना। वो कैसे गर्म हुई? इसकी एनर्जी एयर को मिली, सराउंडिंग को मिली, तो वो हीट अप हुई और कुछ एनर्जी इसने सराउंडिंग को दी। ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जब सब एक सर्टेन टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है इसका जो टेम्परेचर है, ध्यान से बात को सुनना, जरूरी नहीं है जो इसका टेम्परेचर है वही इसका हो, वही इसका हो, वही इसका हो, लेकिन इनका एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, इस मॉलिक्यूल का, इसका एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। अगर वो कंडीशन अटेन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेडी स्टेट, ठीक है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है कि भाई इसको हीट मिल रही है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वेरिएबल स्टेट। क्या कहलाता है बच्चा? वेरिएबल स्टेट। तो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब है हर मॉलिक्यूल एक डेफिनेट टेम्परेचर को अटेन कर चुका होगा, अपने फिक्स टेम्परेचर को अटेन कर चुका होगा, बट इट डज नॉट मीन कि वो टेम्परेचर हर मॉलिक्यूल का सेम होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक। जैसे विदाउट डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल, है ना, मॉलिक्यूल सॉलिड है तो हटेगा ही नहीं। फ्रॉम दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीडियम इज नेसेसरी, ऑब्वियसली हवा में नहीं हो सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता, वैक्यूम में केवल रेडिएशन होगा। पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन सॉलिड में केवल कंडक्शन ही होगा, क्योंकि कंडक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट कंपलसरी नहीं है, इसलिए केवल कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट कंपलसरी होता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, ऑब्वियसली हीट कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस इज कंपलसरी, क्लियर सी बात है यार कि यहां पे फ्लेम है तो और यहां पे है, तो यार इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, और यही डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। अगर ये नहीं हुआ तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चा।
ठीक, ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कोलिजन। तो इतनी बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंडक्शन पे मेहनत ज्यादा रहती है क्योंकि कंडक्शन पे काम ज्यादा है ना। अब मान लीजिए कुछ मैंने लिया, इधर का टेम्परेचर θ1, इधर का टेम्परेचर θ2, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हीट क्या होता है KA θ1 माइनस θ2, यही टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चा, T/L। क्यों? हीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी, इसकी डायमेंशन में निकाल लेना इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू 0 से इंफिनिटी होती है। यहां पे ये दो पॉइंट भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की है ना, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी, बट एलॉय में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही वजह है कि जो हीटर वीटर की कॉइल्स होती है ना, वो एलॉय की बनाई जाती, ना कि मेटल की। ठीक है, यही रीजन है। चलो यहां अब बच्चा मैंने टी को ना यहां पे डिवाइड कर दिया, टी को मैं यहां ले आया हूं ऐसे, Q बाई टी इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। ये लिख सकता हूं, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये Q बाई टी क्या है? रेट हीट अपॉन टाइम, इसको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल सकते हो, वही लिखा है। H इक्वल टू dQ बाई dt, KA डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस dx। इस सिस्टम को बोलते हैं, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हो आप? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है इस टाइम वीडियो का। ठीक है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चा, कंडक्शन इंपॉर्टेंट होता है ना, पूछा जाता है। यहां पे थोड़ा सा करंट से कंपेयर करने की कोशिश किया है ताकि आपको ग्रुपिंग, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब आने वाला है ना, इसमें प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, यहां पे समझो पहले यार, I इक्वल टू dQ बाई dt होता है, मतलब रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहां क्या होगा? H, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। I इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई R, ड्राइविंग फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे ड्राइविंग फोर्स होता है, यहां Q1 माइनस Q2 नहीं होगा, इसको मैं करेक्ट करता हूं, θ1 माइनस θ2 होगा, वो बाई मिस्टेक लिख गया हूं मैं, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई R। ठीक है, तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बोला था आपसे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा भाई, करंट ट्रैवल करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट करंट नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहां पे तुम एक्सप्रेशन पढ़े बैठे हो, देखो देखो मजा। ये H इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 बाई L पढ़े हो? लिखो जरा यहां पे, H इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L। इसको ये लिख सकते हो, H इक्वल टू θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L अपॉन KA। अब कंपेयर करो सर, H इक्वल टू ये θ1 माइनस θ2 है, R की जगह L बाई KA। इसी को मैंने L बाई के इसीलिए लिखा है, और इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ रेजिस्टेंस ही तो होता है ना ये, तो इसको क्या बोलोगे? थर्मल रेजिस्टेंस। पूछता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। अच्छा, और देखो करंट में R इक्वल टू रो एल बाई, ये जानते हो, रो 1 बाई सिग्मा होता है, विच इज कंडक्टिविटी होता है ना। तो L बाई सिग्मा ये हुआ, यानी I इक्वल टू, अब R की ये वैल्यू यहां पुट किया, तो I इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन L बाई सिग्मा A लिख सकते हैं। सेम कॉपी पेस्ट, इसका जुड़वा भाई यहां मिलता है तुमको। ये देखो, R की जब वैल्यू यहां पुट करोगे, ये यहां पे ये, तो H इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन L बाई KA। I की जगह H, V1 माइनस V2 की जगह θ1 माइनस θ2, L की जगह L, A की जगह A। जो कंडक्टिविटी थी, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी करवाया है कि तुमको याद बेहतरीन वे में रहेगा। और जब ये याद रहेगा ना, ट्रस्ट में बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ स्लैब का एक क्वेश्चन गलत नहीं होता है, अगर ये बात समझ में आ गई। और अगर नहीं आई, एक क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, आराम से क्वेश्चन होंगे। नाउ ग्रुपिंग ऑफ स्लैब, सीरीज, पैरेलल। अब बच्चा इसको पढ़ने से पहले ना
करंट में बात को समझो, सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल का सम होता है करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में करंट का सम होता है, याद है ना। चलिए अब आते हैं सीरीज पे। यार देखो दो स्लैब है, इसका K1 है, इसका K2, ये θ1 टेम्परेचर है, ये θ2 है, ये थीटा बीच का इस वॉल का, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस जो पूछा जाता है। ठीक, बता रहा हूं कैसे होगा, एक लाइन में होगा, समझो। इसकी लेंथ यार L1 है, इसकी लेंथ L2। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, मतलब इसका करंट इक्वल टू इसका करंट, मतलब H1 इक्वल टू H2 भाई। अब H का फॉर्मूला क्या, KA θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L, पढ़े हुए हो। ठीक, देखो K1A, अब इसके लिए ये इनिशियल, ये फाइनल, ये वाला फाइनल ना, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L थीटा। ठीक, इसके लिए ये इनिशियल बच्चा, ये फाइनल, तो K2A θ माइनस θ2 डिवाइड बाई L2। बच्चा ये लाइन यूज कर लेना जब भी तुमसे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछे, जब भी तुमसे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछेगा, आराम से इस लाइन को यूज करना, बड़े आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब अगर K इक्विवेलेंट पूछता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, R इक्वल टू क्या पढ़े हो, L बाई K पढ़े हो, तो ओवरऑल L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, इसका L1 बाई K1 है, इसका L2 बाई K2 है, ये याद कर लेना, K इक्विवेलेंट आ जाएगा। कुछ जगह ये मिलता है, बट ये तब है जब ये है, समझो, ये तभी वैलिड है जब ये है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी तभी ये होगा, इसलिए मैं इसको कम रिकमेंड करता हूं, इसको ज्यादा। ये लिमिटेशन फ्री है, और हम में से कौन लिमिटेड रहना चाहता है यार। तुम चाहते हो तुम्हारे लिमिटेड मार्क्स हैं, मैं चाहता हूं मेरी लिमिटेड ग्रोथ हो, नहीं कोई नहीं चाहता ना, तो लिमिटेशन में क्यों ही रहना है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है बच्चा, करंट का सम होता है। करता हूं, देखो पैरेलल बना, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर K1 K2 L, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, करंट का सम किया है, तो यहां से Kp यानी K इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन मिलता है, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। फिर वही बात, A1 A2 अगर एरिया सेम कर दोगे, तो तुमको Kp की वैल्यू K1 प्लस K2 बाई 2 मिलेगी, बट तब मिलेगी जब ये है, अगर नहीं है तो बच्चा यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये इधर इतनी बात डन। आओ, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक रेयर टॉपिक है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर वही बात, मैं वही बोलूंगा, मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं रहता भाई, क्योंकि होता है ना कि जो चीज छोड़ जो वही चीज एग्जाम में आती है ना। तो चलो, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन अ लेक का मतलब क्या है कि जो पोलर कंट्रीज वगैरह होती हैं, जहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है, वहां पे क्या है, वहां पे आइस जमानी है ना। अब बच्चा ऊपर तो आइस होगी, नीचे वाटर होता है ना। मैं मान रहा हूं धीरे धीरे ये स्लो रेट में आइस जमती जा रही है, dy जो है वो ट्रांजिशन फेज है, y में यहाँ पे आइस जमी हुई है, यहाँ पे पानी है। ठीक, पानी 0 डिग्री पे होगा, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा ऊपर, तभी आइस जमी हुई है ना। अब मैंने डेरिवेशन का स्टेप दिया है, जो आइडियल अप्रोच रिवीजन वीडियो में होता है कि सर ये एक्सप्रेशन दे दो, हम रट्टा मार लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब आप PYQ उठा के देखोगे ना, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, नीट में तो किसी ईयर में पूछा भी था कि भाई अगर ये एक्सप्रेशन याद है तो तुम्हारा वो क्वेश्चन होना ही नहीं है। ठीक है, वो शायद 2019 का था आई गेस, या 16 का था, वो स्टेप्स पे ही होगा। तो जहां पे स्टेप इंपॉर्टेंट हैं वहां पे मैंने वीडियो लेंथ का नहीं सोचा है कि तुम देखोगे कि नहीं देखोगे, अगर देखोगे तो बेनिफिट होगा, मैंने बस इतना सोचा है। ठीक है, चलो अब बच्चा यहां पे समझो, जब आइस जमी तो dq1 इक्वल टू K8 θ1 माइनस θ2 ना, तो 0 माइनस माइनस थीटा प्लस थीटा dt बाई वाई, है ना। इतनी लेंथ तक जमाए हुए हो यहां पे। अब यहां पे फेस चेंज हो रहा है, वाटर से क्या बन रहा है, आइस बन रही है, तो ml लगाया, ml मतलब क्या, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो मान लिया, वॉल्यूम बच्चा ये तुम्हारा लेंथ हो गया ये, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो तुमको देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो गया, और ये तुम्हारी ये dy हाइट हो गई, वॉल्यूम मिला,
इंटू एल विच इज लेटेंट हीट। कंपेयर कर देना, आपको आपका आंसर मिलता है। तो एक रफली माइंड में बैठाए रहो कि इन केस अगर स्टेप्स यूज हो तो तुमको बात पल्ले पड़नी चाहिए। एक्सप्रेशन तो मस्ट टू रिमेंबर है ही है ना? क्या है? T इक्वल टू रो एल अपॉन 2k थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे बच्चा एक चीज इंपॉर्टेंट है, वरना सब मेहनत खराब हो जाएगी अगर ये लाइन नहीं समझ में आई वो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनने चाहिए ना अल्टीमेट भाई, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y दिख रहा है ना? यानी T1 इज टू T2 इज टू T3 1 इज टू 4 इज टू 9 भाई 1 डाला, ठीक, फिर 2 डाला 4 हो गया, 3 डाला 9 हो गया। और डेल्टा T1 भाई यहां पे देखो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर भी तो है, तो डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 1 इज टू 3 इज टू 5। फर्क क्या है? फर्क समझो। तुमसे एक क्वेश्चन ये कहता है कि यार कोई लेक है, गौर से सुनना क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा वरना कंफ्यूज घूमोगे। तुमसे कोई ये कहता है कि यार कोई लेक है, 1 सेंटीमीटर की बर्फ जमती है 5 मिनट में। ठीक है, काफी कम हो गए, ठीक चलो, 1 सेंटीमीटर की बर्फ जम रही है 5 मिनट में, तो बताओ वो बर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर की कितनी देर में हो जाएगी। अब देखो डिफरेंस की बात कर रहा है, वो बोल रहा है 1 से 2 सेंटीमीटर की कितने देर में हो जाएगी। तो भैया पहली वाली 5 मिनट में जमी है, तो डेल्टा T1 इंटू डेल्टा T2 इक्वल टू 1:3 है ना। पहली वाली 5 मिनट में जमी है, तो दूसरी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कितने मिनट में जमेगी? 15 मिनट में जमेगी, 1 से 2। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता 1 सेंटीमीटर की बर्फ 5 मिनट में जम रही है, तो 2 सेंटीमीटर की कितनी देर में जमेगी। अब डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है। पहला क्वेश्चन था 1 से 2 की कितनी देर में जमेगी, अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर कितनी देर में जमेगी। तो अब ये लगेगा 1:4, तो पहली जमी 5 मिनट में, तो 2 सेंटीमीटर की जमेगी 5 × 4 20 मिनट में। अब इसका मतलब क्या है, वो पूरी 1 से 2 कंसीडर कर, पूरी कंसीडर कर रहा है 2 तक जमने में, शुरू से लेके, तो उसमें ये वाला 5 मिनट ऐड हो जाता है। 1 सेंटीमीटर जमने में 5 मिनट लगा था, 1 से 2 जमने में 15 मिनट, तो टोटल 2 जमने में कितना लगा? 20 मिनट। ये डिफरेंस है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग बिहेव कीजिएगा। नाउ कन्वेक्शन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, उसी पे वो चाय कॉफी वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या है? बॉडीली मोशन होना चाहिए, बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे क्या है कि भाई एक पैन में अगर पानी भरे हुए हो, ठीक है, नीचे वो फ्लेम जल रही है ना, ये फ्लेम जल रही है, तो पहले नीचे के मॉलिक्यूल हीट होंगे, हीटेड मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी, वो क्या होंगे? ऊपर की तरफ भागेंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे सेटल होंगे, तो बॉडीली मोशन चलता है, इस वजह से वो हीट होते हैं, तो दैट इज कन्वेक्शन, है ना। ध्यान रखना, जो गर्म, जैसे एयर में भी बात करो तो गर्म एयर की डेंसिटी कम होती है, ऊपर होती है, इसीलिए वेंटिलेटर वगैरह ना ऊपर बनाए जाते हैं, एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाया जाता है कि गर्म हवा ऊपर के ऊपर निकल जाए। ठीक, इसीलिए एसी ऊपर लगाया जाता है कि ऊपर की हवा को क्या करेगा? ठंडा करेगा, ठंडी हवा नीचे सेटल हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ गई, अब नीचे की गर्म हवा ऊपर भाग जाएगी, डेंसिटी कम होने की वजह, फिर वो उसको ठंडा करेगा। इस तरीके से पूरा रूम ठंडा होता है। ठीक, तो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या है भाई? ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। भाई ग्रेविटी नहीं होगी तो सब ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं आ पाएंगे। फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, जबरदस्ती कराया जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई। इफ फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम टॉप देन कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो रूम हीटर होते हैं नीचे लगाए जाते हैं, किसी के घर में ऊपर ही लगा होता है रूम हीटर। क्यों? नीचे की हवा को गर्म किया, हवा ऊपर चली गई, फिर ठंडी हवा को गर्म किया, ऊपर चली गई, पूरा रूम हीट हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर ऊपर ही कर दोगे तो ऊपर की हवा तो गर्म हो गई, समझो बात को, ऊपर की हवा क्या हो गई? गर्म, नीचे की हवा तो ठंडी है ना, नीचे की हवा क्या है? ठंडी है, तो वो कैसे गर्म होगी? क्योंकि वो तो ऊपर जा नहीं सकती, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन नहीं हो पाता फिर। ठीक है, फिर वो हीट ट्रांसफर होती है, वो स्लो प्रोसेस, उसमें समय जाएगा। मर्क्यूरी में कंडक्शन होता है, क्योंकि मर्क्यूरी को लिक्विड मेटल बोलते हैं यार, इतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स है कि यहां मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो सकता भाई,
तो वहां पे कंडक्शन ही पॉसिबल है, जहां पे घूमना ना पड़े, भटकना ना पड़े। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है यार, कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि भाई ठंडी में चाय जल्दी ठंडी होती, क्यों? सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म है, चाय का तो वही है जो गर्मी में रहता है। गर्मी में चाय देर से ठंडी क्यों होती है? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस कम हो गया ना। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी जल्दी चीजें ठंडी हो जाएगी। दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक्सप्रेशन है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 θ1 माइनस θ0 अपॉन θ2 माइनस θ0, वेयर θ0 इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, θ1 इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का, θ2 बॉडी का फाइनल टेम्परेचर। बॉडी का फाइनल टेम्परेचर इज θ2। ठीक, आई वुड सजेस्ट मत याद करो फॉर्मूला, छोड़ो यार, हटो। ये ग्राफ याद करो, न्यूमेरिकल इससे करो, लॉग नहीं लेना पड़ेगा सर, वरना लॉग लोगे टाइम खराब करोगे, ले लोगे, मुझे तो हुनर पे भरोसा है, लेकिन अगर ना लेना भाई तुम्हारी इच्छा गई, इससे करना है करो, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, तो क्यों मेहनत करना है, क्यों लॉग में बुद्धि मार रही है ना। चलो पहले तो ग्राफ याद करेंगे। अगर लॉग के टर्म में टेम्परेचर और टाइम आता है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर लॉग नहीं है तो कुछ ये कर होने वाला है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के θ1 प्लस θ2/2 माइनस टी θ0। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये θ1 बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, θ2 बॉडी का फाइनल टेम्परेचर। क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि यार एक कप ऑफ कॉफी है, क्वेश्चन सुनना, एक कप ऑफ कॉफी है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से 30 डिग्री हो जा रहा है 10 मिनट में। ठीक ठीक, तो बताओ 30 डिग्री से 10 डिग्री कितनी देर में होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो अब क्या करोगे बच्चा, θ0 है, θ1 है, θ2 है, पुट मार के के निकाल लो, यहां से पुट मार के निकाल लो। अगले केस में वो के पुट मार देना, θt निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, यही एक क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है, कुछ और नहीं आता होता है। ठीक, रेडिएशन सिंपल है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। बीच का मीडियम हीट नहीं होना चाहिए। सन से अर्थ पे हीट आ रही है तो पूरा स्पेस हीट नहीं हो रहा है, अर्थ हीट हो रही है, दैट इज रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिस पे होता है कि हेल्प से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक, अर्थ क्यों हीट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो बहुत सारी होती हैं, कौन कौन सी होती है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, सॉरी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इतनी होती है ना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें से इंफ्रारेड रे इज रिस्पॉन्सिबल टू हीट अर्थ, इसलिए इसको हम थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब काम पे आते हैं। जो अपना डेटा है एमिसिव पावर क्या होता है? हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बच्चा, हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। किस पे डिपेंड करती है? तीन चीजों पे करती है, मटेरियल, वेवलेंथ, टेम्परेचर। तीनों में कुछ भी बदलोगे तो चेंज आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे उसका रिलेशन भी दे दिया मैंने। टेम्परेचर पे करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आया सिग्मा, जिसको हम कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्टीफेंस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखना, न्यूमेरिकल आता है बच्चा, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन टू द पावर 4। अगर यहां पे एमिसिविटी दे देना, अगर एमिसिविटी की वैल्यू दे दे तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना, नहीं देता है मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ
एब्जॉर्प्टिव पावर, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट, इट इज रेशियो, तो डायमेंशन लेस होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यार लोग कहते काली बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, नहीं भाई, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 1 है, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 1 है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, काली है नहीं है डज नॉट मैटर। ठीक, हालांकि एग्जैक्ट 1 कभी किसी की नहीं होती, लैम्प ब्लैक को हम अभी तक का सबसे बेटर ब्लैक बॉडी मानते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं, वो 99% ही एब्जॉर्ब कर सकता है, 1% वो भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज छोटी सी और आती है, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी ना, उतनी ही ज्यादा हीट को एमिट भी करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी बेटर एब्जॉर्बर है तो वो बेटर एमिटर भी होगी। और मजे की बात पॉइंट नंबर 2 ये है कि यार जिस वेवलेंथ पे कोई भी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है, उसी वेवलेंथ पे हीट को एमिट भी करती है। ठीक, लिखने के लिए थोड़ा सा पीछे चले जाना है, लिख लेना, मैं फिर बोल दे रहा हूं। ठीक है, पहला बात यह बोलता है कि जितनी कोई भी बॉडी जितनी बेटर एब्जॉर्बर होगी उतनी ही बेटर एमिटर भी होगी। ठीक, दूसरा, जिस वेवलेंथ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रही होगी उसी वेवलेंथ को हीट पे एमिट भी करेगी, उसी वेवलेंथ पे हीट एमिट भी करेगी। लास्ट, वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा एम टी। ये लैम्डा एम का मतलब होता है वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम, एम मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम एमिशन अकर्स, दैट इज लैम्डा एम। इनटू टेम्परेचर इक्वल टू बी मतलब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि फ्लेम में रेड होता है, ब्लू होता है, तो किसकी वेवलेंथ, एवरीवन नोज यार कि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक, ब्लू की मिनिमम है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है मैंने, स्पेसिफिक हीट और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इन सबको मिला करके और स्टीफेंस लॉ को मिला करके एक पॉइंट बना है, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये तभी लगेगा जब कूलिंग ड्यू टू रेडिएशन बोलेगा। ठीक, कूलिंग ड्यू टू रेडिएशन बोलेगा न्यूमेरिकल में तभी लगेगा। इक्वल टू ई एमिसिविटी, ए एरिया, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट, एम मास, एस स्पेसिफिक हीट, थीटा टू द पावर 4 फाइनल टेम्परेचर, थीटा नॉट सराउंडिंग का। ठीक है, इतना था बच्चा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे। तो टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।